हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनआईए के बारे में, जो एक आतंकवाद रोधी संगठन था, जिसके तहत भारत में अगर आतंक को कोई भी फंडिंग होती है या आतंकवाद कहां पनप रहा है, कैसे कार्य हो रहे हैं, उस पर ये सारी चीजें वह देखता था। तो जो लोग वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे लोकपाल तथा लोकायुक्त के बारे में। जो हमारा सीबीआई था उसी से रिलेटेड है ये। मैंने आप लोगों को एनआईए बीच में इसलिए बता दिया क्योंकि वह, जैसे हम लोगों ने सीबीआई देखा था तो सीबीआई के तहत हम लोग सारे अपराधों को देखा था, सिर्फ आतंकवाद को छोड़ के। तो आतंकवाद एनआईए देखता है, इसलिए हमने एनआईए को भी देख लिया। और आज बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, क्वेश्चन बनता हुआ आया है यहां से। क्या नाम है चैप्टर का? लोकपाल तथा लोकायुक्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। देखेंगे आप लोग ये चीज होती क्या है। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त ये एक तरह से अधिकारी होते हैं। तो जो हमारे लोकपाल होते हैं यह केंद्र से संबंधित अधिकारी होते हैं और वहां के मंत्रियों, प्रधानमंत्री या अन्य के संबंध में क्या करते हैं, शिकायतें सुनते हैं और उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं या निवारण करते हैं। और जो हमारे लोकायुक्त होते हैं यह एक केंद्र में होते हैं और बाकी अन्य सभी राज्यों में एक एक लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्य से संबंधित चीजें देखते हैं। और ये दोनों क्या हैं, एक तरह से न्यायिक अधिकारी हैं। बेसिक चीज क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि लोकपाल तथा लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, हमारा भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, तो पूरे विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, अगर उसकी सफलता के बारे में देखा जाए कि लोकतंत्र सफल हुआ अथवा नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ कि नहीं। अगर देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है और वहां के नागरिकों का पूरी तरह से क्या हो रहा है, शिकायत का निवारण हो रहा है, उनको निर्णय सही मिल रहा है, न्याय सही तरीके से मिल रहा है, तो उसे लोकतंत्र की सफलता बोला जाता है। तो विश्व के जो देश हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया कि इस सफलता को बनाए रखने के लिए 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई। देखिए, इसी से रिलेटेड है मैं बात करता हूं कि न्याय को सही तरीके से दिलाने के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों ने 3 तरह की प्रणाली अपनाई। वो प्रणाली कौन कौन सी थी? पहली प्रणाली थी हमारी ओम्बुड्समैन प्रणाली, सेकंड थी हमारी प्रशासनिक आयोग प्रणाली, और तीसरी थी प्रोड्यूकेटर करके ये प्रणाली है, प्रोक्यूरेटर प्रणाली। तो देखिए, हम लोग आज बात किस पर करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे ओम्बुड्समैन प्रणाली। ओम्बुड्समैन प्रणाली के तहत यह स्वीडन की एक प्रणाली है। स्वीडन हमारा कहां पड़ता है? स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो। स्कैंडिनेवियन कंट्री में 4 कंट्री आती है। जियोग्राफी में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग यूरोप में देखते होंगे ऊपर क्या होगा, एक बाल्टिक सागर। बाल्टिक सी के चारों तरफ जो कंट्री पाई जाती है, जैसे आपका नॉर्वे, स्वीडन और उसके बाद आपका पड़ता है डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यही 3-4 कंट्रियां वहां पर पड़ती हैं। ठीक, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो इन कंट्रियों के तहत क्या किया गया कि एक ओम्बुड्समैन प्रणाली लाई गई। ओम्बुड्समैन प्रणाली का आशय यह है कि यह न्याय से संबंधित सभी मामले देखेगा और यह खास तौर पर स्पेसिफिक तौर से कहा गया है, स्वीडन का है। स्वीडन में यह प्रणाली लाई गई और ओम्बुड्समैन एक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया और वहां की संसद के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। उम्मीद करता हूं बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे कि सर आप ओम्बुड्समैन क्यों बता रहे हो, भारत कहां से आया, लोकपाल तथा लोकायुक्त कहां से आया? तो लोकपाल और लोकायुक्त जो आया यह प्रशासनिक सुधार के तहत आया। प्रशासनिक आयोग सुधार जो सेकंड वाला है, प्रशासनिक न्यायालय सुधार, उसके तहत क्या हुआ, भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। तो यह सबसे पहले क्या भारत में ही आया? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रशासनिक आयोग सुधार है वह सर्वप्रथम प्रशासनिक न्याय सुधार फ्रांस का है। और फ्रांस के तहत फ्रेंच व्यवस्था में जब यह व्यवस्था क्या हुई, पूरी तरह से सफल हुई, तो इसे काफी यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलियाई कंट्री और एशिया की कंट्रियों ने क्या किया, इसे एडॉप्ट कर लिया और उसके तहत अपना विकास जारी रखा। तो भारत ने भी इसी के तहत क्या किया, भारत में 2 अधिकारियों की नियुक्ति की, लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति। आइए इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रशासनिक न्यायालय सुधार है वह सर्वप्रथम कहां लागू हुआ, तो वह न्यूजीलैंड में लागू हुआ। और भारत में जो लोकपाल और लोकायुक्त आया, यह स्वीडन की ओम्बुड्समैन प्रणाली
और न्यूजीलैंड की प्रणाली से क्या था, प्रभावित था, उसी के तर्ज पर लाया गया। मैंने आज सारी चीजें पहले ही आप लोगों को बता दी, अब बात करेंगे इसकी बेसिक चीज पर और लिखना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को। सर्वप्रथम बेसिक चीज क्या हम लोगों ने देखा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता तभी मानी जाती है जब वहां की सामाजिक और आर्थिक विकास सही तरीके से हो रहा है और वहां के व्यक्तियों को न्याय मिल रहा है बराबर और सही समय पर। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे, बेसिक चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्धारित होता है, इसके लिए 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा। पहला, अगर उस देश का आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो रहा है, आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो रहा है, तो क्या होगा कि वो लोकतंत्र की सफलता मानी जाएगी। दूसरा, नागरिकों के शिकायत की सुनवाई अगर हो रही है, सही तरीके से हो रही, तो क्या होगा कि लोकतंत्र की सफलता मानी जाएगी कि लोकतंत्र सफल है उस देश का। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की कि इस सफलता को बनाए रखने के लिए 3 प्रणालियां लाई गई। विभिन्न देशों ने क्या किया कि 3 प्रकार की प्रणाली लाई, किसके लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 प्रणालियां विकसित की। सब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। पहली प्रणाली कौन सी है, ओम्बुड्समैन प्रणाली। कहां की है, स्कैंडिनेवियन देशों की। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, बाल्टिक सागर से लगने वाले जितने भी कंट्री हैं, आपका स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारी कंट्री हमारी कहां की हैं, बाल्टिक सागर से लगती हैं और ये स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाती है। और ये स्पेसिफिक तौर पे जो ओम्बुड्समैन प्रणाली है, यहाँ कहां का है, स्वीडन का है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज क्लियर हो गई होगी। सेकंड वाली जो है हमारी, सेकंड प्रशासनिक प्रणाली कौन है, प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली। प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली। थर्ड हमारी कौन सी है, थर्ड थोड़ा अटपटी है, याद करने में दिक्कत होगा, बट 1 से 2 बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। कौन सी है, प्रोक्यूरेटर प्रणाली। प्रोक्यूरेटर प्रणाली, प्रोक्यूरेटर प्रणाली। तो ये 3 प्रणालियां थी, किसके लिए, न्याय के लिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए 3 न्यायिक प्रणालियां लाई गई, जो तीनों हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बात करते हैं, हम लोग भारत के पास आते हैं अब। ठीक है, ओम्बुड्समैन प्रणाली की बेसिक चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि यह स्वीडन की है और सबसे पहले कहां अपनाई गई थी यह, तो 1809 में गठित की गई। स्वीडन में 1809 में गठित की गई और अपनाई कहां गई, विश्व में न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1962 में यह अपनाई गई थी। चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। आइए बात करते हैं अब भारत के पास आते हैं, क्योंकि हम लोगों को लोकपाल और लोकायुक्त पढ़ना है, उसके पहले बेसिक समझना जरूरी था। मैंने आप लोगों को तीनों प्रणालियां शॉर्ट फॉर्म में बता दी। आइए, प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली। प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली। प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली कहां की है, फ्रांस की है। फ्रांस की फ्रेंच व्यवस्था। ठीक, ये बेसिक चीज है, इसकी समझ लीजिए आप लोग। अब समझेंगे यहां भारत में कैसे आया। तो भारत में लाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 लाया गया, उसी के तर्ज पर भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से
1970 के बीच में आया था। इसी के तहत क्या किया गया था कि इसकी सिफारिश पर, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर प्रशासन में ये स इधर होगा, ये इधर, देखिए गलत लिख दिया मैंने, लेकिन आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। आइए कि सिफारिश पर क्या हुआ, लोकपाल तथा लोकायुक्त के रूप में 2 पदों का सृजन किया गया। 2 पदों का सृजन हुआ, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक। ये चीजें थी और ये कहां से प्रभावित थी, कहां से ली गई हैं, तो इसी का सब पॉइंट करके लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के, स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के। स्कैंडिनेवियन देशों में कौन सी प्रणाली थी, हम लोगों ने भी देखा, ओम्बुड्समैन प्रणाली। स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों की ओम्बुड्समैन प्रणाली तथा न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर, ठीक। देखिए जो स्कैंडिनेवियन देशों की प्रणाली है वो ओम्बुड्समैन प्रणाली कहलाती है, और जो न्यूजीलैंड की प्रणाली है अपनाई यहीं से गई है, लेकिन उसे पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ठीक। इसी के तर्ज पर भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। यह क्या करेंगे, न्याय से संबंधित चीजें देखेंगे। जो हमारे लोकपाल होंगे वह केंद्र से संबंधित, और जो लोकायुक्त हैं वो राज्य से संबंधित शिकायतें सुनेंगे अधिकारियों के विरुद्ध में, और उस पर क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, लोकायुक्त की, सॉरी लोकपाल की। ये जो लोकपाल है हमारे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, या पहले ये कार्य क्या करेंगे। यह सबसे सर्वप्रथम देखेंगे कि यह केंद्र से संबंधित है, ठीक, केंद्र से संबंधित है। यह किसके विरुद्ध में कार्य करेंगे, तो मंत्रियों, केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिवों, मंत्रियों तथा केंद्र स्तर के राज्य सचिवों से संबंधित शिकायतें यह देखेंगे, यह सुनेंगे। अब बात आती है कि जो लोकपाल हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो लोकपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और इनके लिए किस किस की स्वीकृति अनिवार्य है, तो प्रधानमंत्री, और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष की, और प्रधानमंत्री और हमारे सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, प्लस उनके बाद राज्यसभा के उपसभापति की क्या है, सिफारिश पर यह नियुक्ति होती है, इनकी उनके परामर्श पर। आइए इनकी नियुक्ति हम लोग देख लेते हैं। लोकपाल की नियुक्ति करेंगे कौन, राष्ट्रपति महोदय। लेकिन किसकी स्वीकृति पर यह जो प्रावधान नियुक्ति का किया गया है, तो हम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-1970 के तहत ही किया गया है। तो इसमें यह दिया गया है कि इनकी नियुक्ति जो होगी वह कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, CJI, लिख ही देता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और फिर उनके बाद कौन से, लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति की सलाह पर, देखिए नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए, प्लस जो हमारे क्या नाम से राज्यसभा के उपसभापति हैं इनकी भी स्वीकृति अनिवार्य है। मतलब तीनों की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय लोकपाल की नियुक्ति करेंगे। ठीक, लोकपाल क्लियर हो गया। अब बात करेंगे लोकायुक्त। मैं बेसिक चीजें इन दोनों की बता दूंगा, फिर दोनों का जो कार्य है वो सेम टाइप का है तो कार्य भी हम लोग साथ में देखेंगे, शक्तियां साथ में देखेंगे, और एक संशोधन हुआ था वो संशोधन भी हम लोग इन लोगों का साथ में ही देखेंगे। आइए बात करते हैं हम लोकायुक्त के बारे में। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, ले लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे लोकायुक्त के बारे में। पहले बेसिक चीज देख लेंगे, फिर दोनों की शक्तियां, अंतर, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए, एक चीज आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, ये जो लोकपाल और लोकायुक्त हैं, इनमें से लोकपाल केंद्र से संबंधित अधिकारियों की शिकायत पर क्या करेंगे, इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, और जो लोकायुक्त होंगे वो राज्य से संबंधित होंगे। एक लोकायुक्त केंद्र में होगा, प्लस बाकी जितने राज्य हैं सब में एक एक लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना। यह क्या हुआ था कि सर्वप्रथम 1971 में यह महाराष्ट्र में लाया गया था। उसके पहले 1970 में यह उड़ीसा में लाया गया था, लेकिन वह उड़ीसा में लागू कब से हुआ, तो 1983 से लागू हुआ। उसके पहले महाराष्ट्र में यह लागू हो चुका था 1971 में। तो सर्वप्रथम यह महाराष्ट्र में लागू हुआ कब, 1971 में। यही चीज है, इसे हम लोग लिखते हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में यह लागू हुआ कब, 1971 में। इसके पहले क्या बोर्ड हिल रहा है क्या? सर्वप्रथम 1971 में यह लागू हुआ। इसके पहले 1970 में ओडिशा में क्या हुआ था, पारित हो चुका था। ओडिशा में पारित हुआ, लेकिन लागू ना हो सका। ठीक, मतलब यह 1970 में उड़ीसा में लाया गया था, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। लागू कब किया गया, 1983 में यह लागू किया गया उड़ीसा में। उसके पहले 1970 में यह महाराष्ट्र में लागू हो चुका था। ठीक, बेसिक चीज थी, क्लियर हो गई होगी, स्थापना हो गई इसकी। अब इसका जो संरचना है उसे हम लोग देखेंगे कि जो लोकायुक्त है इसकी संरचना क्या है, कि यह कहां कहां कैसे कार्य करते हैं। जो हम लोगों ने बात की वही चीज लिख ली है कि एक लोकायुक्त केंद्र में होता है, बाकी हर स्टेट में एक एक लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, बात करते हैं एक प्रत्येक, एक केंद्र में, एक केंद्र में तथा प्रत्येक राज्य में एक एक, प्रत्येक राज्य में एक एक विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध ये लोग क्या करेंगे, शिकायतें सुनेंगे। विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें
सुनेंगे। ठीक, मतलब कि जो विशेष उच्च अधिकारी होंगे, जो स्पेसिफिक तौर पर निर्धारित किए गए होंगे अधिकारी, राज्य से संबंधित या केंद्र से, उनके विरुद्ध ये लोग क्या करेंगे, शिकायतों की सुनवाई करेंगे और उसका निराकरण करेंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। केंद्र में लोकपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय ने किया। लेकिन जो राज्य में है, तो राज्य में सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। कहां, विधानमंडल के तहत आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे राज्यपाल महोदय होते हैं वो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, कहां के, राज्य के। तो नियुक्ति हम लोग इनकी देखेंगे। नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, लेकिन इसके लिए भी क्या है, एक समिति बनाई गई है। जैसे लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसमें कौन कौन से थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष थे। इन तीनों की सहमति पर लोकपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश पर, राष्ट्रपति महोदय द्वारा। लेकिन जब हम लोग लोकायुक्त की देखेंगे तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। क्यों, क्योंकि यह राज्य से संबंधित है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन सिफारिश किसकी होनी चाहिए इसके लिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। राज्य विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होगा उसकी भी क्या होनी चाहिए, स्वीकृति। इन दोनों की स्वीकृति पर इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। फिर से देखते हैं, यही अंतर भी समझ लेते हैं। लोकपाल की नियुक्ति जब होती है तो उसके तहत उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्यों, क्योंकि वह केंद्र का है और उस पर सिफारिश किसकी चाहिए या सलाह किसकी चाहिए, तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति प्लस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर या परामर्श पर वह राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। उसके बाद बात आती है लोकायुक्त की। लोकायुक्त राज्य से संबंधित है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राज्यपाल होता है, तो जायज सी बात है नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल जब नियुक्ति करेगा तो उसके लिए दो लोगों की स्वीकृति इसमें अनिवार्य है। तो वो दो लोग कौन है, आपके हाई कोर्ट का, जो उस स्टेट का हाई कोर्ट होगा, हर राज्य का अपना हाई कोर्ट है, जितने भी राज्यों में है, तो वहां का क्या है कि वहां के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति अनिवार्य होगी। प्लस उसके साथ साथ राज्य विधानसभा मंडल में क्या होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, जैसे आपके लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, उसी तरह से राज्य विधानमंडल में भी या राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। तो विपक्ष का नेता भी अगर स्वीकृति देगा तभी जाके लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। आइए लिखते हैं, किसकी सलाह पर इनकी नियुक्ति होगी वही हम लोग लिखेंगे। कौन कौन से हैं, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता तथा संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय, ऐसे लिखिए, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, ये बेसिक चीज है कि इन दोनों की सिफारिश पर ही क्या होगी, नियुक्ति होगी। कौन करेगा, राज्यपाल। यहां ऐसे करके लिख लेंगे सिफारिश। देखिए, मैं जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस मैं लिखता हूं वही आप लोग भी लिखिए। आप लोगों को जैसे सुटेबल लगे, चाहे ट्रिक से लगे चाहे जैसे लगे, आप लोग नोट्स अपने हिसाब से बनाइएगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में जाने से पहले अगर एक बार निगाह लगा के देखें तो सारी चीजें याद हो जाए या रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हमेशा वो चीज फॉलो मत किया करिए कि जो अगला कर रहा है। आप यूनिक हो, आप अपनी जो लिमिट है और आपकी जो क्षमता है उसे क्या करिए, आप लोग सामने लाइए और उसे अपने हिसाब से देखिए, चीजें अपने हिसाब से टैकल करने की कोशिश करिए। मेरा क्या है, मैं सिर्फ आप लोगों को क्या करता हूं, एक तरह से मार्गदर्शन कर रहा हूं, मतलब चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या आएंगी। बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे जिन्हें सारी चीजें पता होंगी, लेकिन काफी ऐसे लोग होंगे जो काफी गांव से बिलोंग करते होंगे, कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से मैं क्लास लेता हूं, जिससे कि सबको बराबर लेके चलूं। कोई भी चीज बताता हूं बेसिक लेवल से बताता हूं, जिससे कि आप लोगों को कोई भी चीज पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो सके। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। नियुक्ति इनकी देख लिया हम लोग। अब लोग देखेंगे हम लोग कि इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है अथवा नहीं। तो इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। और एक पॉइंट और आता है कि हमारे कुछ जो स्टेट हैं उनमें लोकायुक्त जो होते हैं सीएम के अधीन होते हैं और कुछ में सीएम के अधीनता से बाहर होते हैं। तो वो दोनों स्थितियों में कौन कौन से स्टेट हैं हम लोग देखने वाले हैं। आइए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं बात करता हूं उसके बारे में। बहुत इजी चीजें हैं,
आइए पहले लिखेंगे पुनर्नियुक्ति। इनकी पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है या नहीं की जा सकती। ठीक, अब बात आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ट्रिपल स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन बनता है यहां से यूपीएससी में, प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या है कि सीएम की परिधि में या सीएम के बाहर कितने स्टेट के हैं, लोकायुक्त की स्थिति, लोकायुक्त की स्थिति सीएम के परिप्रेक्ष्य में, मतलब इसमें दो प्रकार की स्थिति बनती है। कौन कौन सी स्थिति बनती है, पहली और दूसरी। पहले में क्या है कि सीएम की परिधि में, मतलब सीएम के अंडर में, सीएम की परिधि में। दूसरी बनती है सीएम की परिधि से बाहर, सीएम की परिधि से बाहर। ठीक, ये दो स्थितियां बनती हैं और इनमें स्टेट क्या हुए हैं, आपके डिवाइड कर दिए गए हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें जो हमारे लोकायुक्त होते हैं वो सीएम की परिधि के अंदर होते हैं, कुछ में इनके बाहर होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात, जहां के जो हमारे लोकायुक्त होंगे इन स्टेटों के, वो सीएम की परिधि में होंगे, अर्थात सीएम के अंदर वो कार्य करेंगे। अब बात आती है कि इनकी परिधि से बाहर कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं कि वहां के लोकायुक्त बाहर हैं, इनके द्वारा निर्देशित नहीं किए जाते हैं, वो अपने से कार्य करते हैं, जिसके लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यूपी अपना, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद उड़ीसा। ठीक, तो इतने सारे स्टेट हैं जो सीएम की परिधि में हैं और बाहर हैं। मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे बनता है। आप लोगों से क्वेश्चन बनाएगा कि सीएम के संबंध में लोकायुक्त की स्थिति कौन से स्टेट की स्थिति उसके अंदर है, सीएम के अंदर है। लोकायुक्त के संबंध में कौन से स्टेट का लोकायुक्त सीएम की परिधि से बाहर है। तो बाहर अगर पूछ रहा है 3 यहां का दे देगा, 1 यहां का दे देगा, तो आप उसे टिक करेंगे। अंदर का पूछेगा 3 यहां का देगा, 1 यहां का देगा, या 2 देगा, वो ऑफ कर देगा। तो ऐसे करके आप लोग सही से देख लेंगे। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये स्टेट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, चाहे आप लोग रट्टा ही मारिए। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, बाकी अगर एसएससी सीजीएल देखेंगे, एसएससी में क्वेश्चन बनता है, छोटे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोग परेशान मत होइएगा, जानना जरूरी है, इसलिए मैं चीजें बता रहा हूं। आप सब जानते हैं यूपीएससी वनडे एग्जाम दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई हैं। आइए आगे बात करते हैं। लोकपाल व लोकायुक्त के कार्य अब हम लोग देखेंगे। लोकपाल व लोकायुक्त के कार्य, यह कौन कौन सा कार्य करेंगे, 4 से 5 कार्य हैं, इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेंगे। आइए लिखते हैं। जांच व कार्यवाही गुप्त रूप से होगी, इनकी जांच और कार्यवाही गुप्त रूप से होगी और इसका चरित्र अनौपचारिक होगा। जांच और कार्यवाही गुप्त रूप से होगी और आगे इनका चरित्र क्या होगा,
औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है। ठीक, पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट है नियुक्ति इनकी जो होगी, जहां तक हो इनकी नियुक्ति क्या होनी चाहिए, गैर राजनीतिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यह राजनीति से संबंधित होंगे और राजनीतिक नेताओं का इन पर दबाव रहेगा तो ये न्याय सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और ये लोग ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों और नेताओं के विरुद्ध ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आइए बात करते हैं। नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक हो। नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक हो। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक अधिकारियों के समान होगा। उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक अधिकारियों के समान होगा। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में देखेंगे उनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी। न्यायिक दखलंदाजी का मतलब यह है कि कोर्ट भी इनमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ठीक, ना ही कोर्ट कर सकता है, ना ही राजनीतिक पार्टियां कर सकती हैं इसमें दखलंदाजी। यह पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी। इनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यहां कोई कार्य कर रहे हैं और कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को या लोअर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि यह सही नहीं है, फिर भी वह इसमें क्या नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने आप में। तो यह जो कार्य करेगी वह अपने हिसाब से करेगी। कौन? लोकपाल तथा लोकायुक्त की जो समिति होगी या ये जो 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, बेस्ट चीज है, समझिएगा कि लोकपाल तथा लोकायुक्त कोई समिति नहीं है, ये अलग अलग क्या है, एक न्यायिक अधिकारी है। ये लोग क्या करते हैं कि जो, मैं फिर से बता देता हूं, जो लोकपाल है वह केंद्र से संबंधित मंत्रियों अथवा समितियों के बारे में क्या करता है, उनके विरुद्ध यह कार्यवाही करता है। और जो लोकायुक्त होता है यह प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त होता है, प्लस केंद्र में भी एक लोकायुक्त होता है, जो क्या करता है, इससे संबंधित बड़े अधिकारियों की या विशेष अधिकारियों के विरुद्ध में कार्य करता है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। लोकायुक्त के कार्य, देखिए कार्य जो हम लोग किए थे वो बता चुका हूं मैं। इसमें जो बेसिक चीजें बच रही थी मैंने उसे यहाँ नोट डाउन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 देखते हैं कि 2013 में क्या किया गया था, कि अधिनियम लाया गया था संशोधित करके। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान लाया गया था। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ इन दोनों में कमियां क्या क्या हैं। काफी सारे ऐसी पॉइंट है इसमें कि आप लोग देखेंगे खुद ही लगेगा कि बनाना या ना बनाना कोई मतलब का नहीं है। जैसे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो अपवाद के रूप में रख दी गई हैं, तो इस तरह से काफी सारे लोगों को बहुत सारा फायदा मिल जाता है। आइए बात करते हैं लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम कब का है? यह 2013 का है। इसमें देखेंगे हम लोग इस अधिनियम के तहत क्या क्या लाया गया था, क्या क्या बातें की गई थी। सर्वप्रथम देखेंगे जो लोकपाल हो गए वो पीएम, मंत्रीगण, संसद सदस्य और ABCD तथा ओ श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्य करेंगे। यह बात किसमें की गई थी? 2013 में यह बात लाई गई थी। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे
लोकपाल पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य, संसद में जितने भी सदस्य हैं आपके, लोकसभा के अर्थात संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों आते हैं, तो इनके तहत जितने भी मेंबर्स हैं उनके विरुद्ध यहाँ क्या करेंगे, कार्य करेंगे। लोकपाल पीएम, मंत्रीगण, संसद सदस्य, तथा ए बी सी डी और ओ श्रेणी के अफसरों के, ओ श्रेणी के अफसरों जो केंद्र सरकार के होंगे, अफसरों के विरुद्ध सुनवाई करेंगे। और ये सब कहां के होंगे, केंद्र सरकार के। क्लियर, चीजें अब समझ में आ गई होंगी कि लोकपाल पीएम, मंत्रीगण, संसद सदस्य तथा एबीसीडी तथा ओ श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध क्या करता है, कार्यवाही करता है। हम लोग पहले देख चुके हैं। और ये सारे कहां के होंगे, केंद्र सरकार के होंगे। अब बात आती है कि जो लोकपाल होता है, इसके तहत किन व्यक्तियों की कितनी नियुक्ति की जाएगी, अल्पसंख्यक वर्ग को कितना आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी को भी दिया गया है कि स्टेटों में या कहीं भी अगर इनकी नियुक्ति केंद्र में होती है लोकपाल की, तो उनमें क्या होता है कि कितने प्रतिशत लोगों को आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण हम लोग देखेंगे। लोकपाल के %50 सदस्य, 50% कहां के होंगे, एससी एसटी और ओबीसी के होंगे। एससी एसटी ओबीसी के होंगे। अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच भी इसी में आते हैं, एससी एसटी ओबीसी तथा अल्पसंख्यक और महिलाओं से होंगे। मतलब जितने भी लोकपाल होते हैं, इनमें सदस्यों की नियुक्ति जो होती है 50% सदस्य एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और महिलाओं के बीच से आते हैं। महिलाएं हों या अल्पसंख्यक हों या एससी एसटी और ओबीसी हों, ये सब अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। इनके लिए 50% आरक्षण दिया गया है, किसमें, लोकपाल के तहत। अब बात करेंगे इनके अधिकार के बारे में। लोकपाल को यह अधिकार होगा कि लोकायुक्त के बारे में यहां बात होगी। लोकपाल को यह अधिकार होगा कि लोकायुक्त द्वारा प्रेषित मामलों पर वह किसी भी जांच वह किसी भी जांच एजेंसी पर क्या कर सकता है, अधीक्षण तथा दिशा निर्देश करे। देखिए पॉइंट बड़ा है, समझेंगे। लोकपालों को यह अधिकार होगा कि लोकायुक्त द्वारा प्रेषित मामलों पर, कि अगर लोकायुक्त के द्वारा कोई मामला लोकपाल के पास प्रेषित किया गया है, लोकायुक्त स्टेट का होता है और लोकपाल केंद्र का होता है, सेंटर का, तो अगर लोकायुक्त लोकपाल के पास कोई भी वाद या मामला भेजता है किसी भी जांच एजेंसी के तहत, तो उसके प्रति जो हमारा लोकपाल होगा वह अधीक्षण अथवा दिशा निर्देश कर सकता है, उसका किसका, जांच एजेंसी का। यहां तक कि सीबीआई को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है, मतलब सीबीआई पर भी यह नियम लागू होगा।
कि सीबीआई के तहत भी अगर कोई मामला आता है कहाँ लोकपाल के पास, तो लोकपाल उस पर दिशा निर्देश दे सकता है अपना। ठीक, उम्मीद करता हूं कि यह क्लियर हो गया होगा। 3 पॉइंट हमारे हो गए। बात आती है अभी 2 पॉइंट और हैं, उसे नोट डाउन करते हैं हम लोग। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीजें बहुत इजी हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अगर आप लोग समझते जाएंगे तो चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी। नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा, जिससे कि एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इसे एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। आइए 2 पॉइंट और हैं, उन्हें भी देखते हैं। कौन कौन से हैं? यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत, देखिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत क्या किया गया है कि 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह क्या कर सकता है, 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर सकता है। यही बात की गई, इसे हम लोग लिखते हैं। अधिनियम जो संशोधित हुआ था अधिनियम, उसके तहत यह बात की गई है। ठीक, यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत, यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अधिकतम दंड 7 साल से बढ़ाकर 7 ईयर से बढ़ाकर कितना 10 साल करता है, या 10 साल तक कर सकता है। यह विशेष अधिकार दिया गया इसे, किसके तहत? लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर यह आयोग है, अगर ये लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो जरूरी नहीं है कि यह पूरी तरह से क्या हो, सही हो। इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि दोनों में क्या करना पड़ता है, मर्ज करके लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी कमियों को भी देखेंगे। लोकपाल तथा लोकायुक्त की कमियां इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या करता है, जब आप लोग मेंस में क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो उसमें लास्ट में जो आप लोग निष्कर्ष कंक्लूजन लिखते हैं, उसमें आप लोगों को कमियां अथवा इसके गुण दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो आप लोगों को आंसर के तहत बढ़िया नंबर मिल सकता है, जहां तक मेरी उम्मीद है। आइए बात करता हूं कमियों में। सबसे पहली कमी इसकी कौन सी है? किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल स्वयं नहीं ले सकता एक्शन। ठीक, ये सबसे बड़ी कमी है, इसे लिखते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी कोई भी हो सकता है के खिलाफ लोकपाल स्वतः संज्ञान, मतलब जो मामला होता है, संज्ञान का मतलब होता है जो मामला हो उसे अपने पास ले ले। संज्ञान लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता। कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता। पहला पॉइंट है, सही तरीके से देखिएगा कि किसी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता। अगर इसे लग रहा है कि चीजें गलत हैं तो इसे एक्शन लेना चाहिए, इसीलिए इसे क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, लेकिन यह स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। इसके लिए क्या करना होगा कि जो अधिकारीगण होंगे या जो गवर्नमेंट होगी उसके तहत क्या होता है, इसे बोला जाता है, तब जाकर यहाँ एक्शन लेता है। सबसे बड़ी कमी इसकी यही है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, अनाम शिकायत की अनुमति नहीं है। जैसे कोई भी क्या होता है, केसेस वगैरह होते हैं या कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप लोग क्या करते हैं, हम आप
कि एफआईआर करवाने जाते हैं तो उसमें हम लोग अनाम व्यक्ति के, अज्ञात के खिलाफ भी क्या करते हैं, एफआईआर लिखवा देते हैं। जैसे कि जो दोषी है उसके बारे में क्लियर पता नहीं है, अचानक से किसी के ऊपर अटैक हो गया तो वह क्या करेगा कि अज्ञात के नाम से क्या करता है, एफआईआर लिखवाता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसको ढूंढती है, पता करती है, फिर बाद में पता चलता है तो उसे सजा होती है। लेकिन इसके तहत यह किया गया है कि अगर आपको शिकायत करनी है तो आपको नामित व्यक्ति के खिलाफ अथवा संस्था के खिलाफ क्या होगा, शिकायत करनी होगी। अनामित व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ आप शिकायत नहीं कर सकते। तो यही चीज है, सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अनाम शिकायत की अनुमति नहीं। अनाम शिकायत की अनुमति नहीं है। अनाम शिकायत की अनुमति नहीं मतलब किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ अगर यह करना है तो उसका नाम डालना अनिवार्य है। ऐसे आप नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, किसी ने किया मुझे नहीं पता लेकिन मैं एफआईआर करवाऊंगा, तो लोकपाल अथवा लोकायुक्त के तहत यह कार्य नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आता है 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता। 7 साल के मतलब कोई भी आपके ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप 7 साल के अंदर अंदर उस पर शिकायत कर सकते हैं, अन्यथा उस पर शिकायत नहीं होगी। एक तरह से यह सही भी है और खराब भी है, टाइम भी ज्यादा मिल जाता है। काफी चीजें ऐसी होती हैं कि प्रेजेंट टाइम में नहीं लगता कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, तो 7 साल तक पड़ा है तो मन में आया तो डाल दिए, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, तो इसकी कमी है ये क्या, 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता। सात साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता होती है। लास्ट पॉइंट आता है चौथा, वीडियो का भी लास्ट पॉइंट होगा वो। चौथा पॉइंट है पीएम के खिलाफ शिकायत को निपटाने को बेहद अपारदर्शी बताया गया। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि हमारा जो संविधान है, नेता, पीएम, राष्ट्रपति, इन सबको बचाने, अगर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहा है तो आम आदमी जीत नहीं सकता, ये पहले से ही निर्णय हो जाता है। कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, मैं संविधान की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। आप लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी लोग ऐसे हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं कि सब कुछ दिख रहा है, कोर्ट भी जान रही है, जज को भी पता है कि इन्होंने यह गैर कानूनी कार्य किया है, इस तरह से हत्या की है या फिर ये चीज इन्होंने किया है जिसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि उन्हें तुरंत बेल मिल जाती है। आम आदमी को क्या होता है कि अगर उसे सजा हुई तो सजा हो ही जाती है, अगर फेमस पर्सनालिटी है तो उन्हें तुरंत बेल मिलती है और बेल के तहत वो क्या होते हैं, हमेशा बाहर घूमते हैं। आप लोग हाल फिलहाल में देखे होंगे। तो ये सारी चीजें संविधान के तहत एक तरह से गलत है कि अगर आपके पास पावर है तो आपके पास सब कुछ है, ये मानना पड़ेगा हम आपको। अभी देखिए जो इसमें बात की गई है कि पीएम के खिलाफ शिकायत अगर कोई करता है तो उसके निपटारे के लिए बेहद एकदम तरीके से क्या अपारदर्शी है कि कोई नहीं समझ पाएगा, उसके लिए कोई उत्तर प्रत्युत्तर भी नहीं कर सकता। अगर लोकपाल के प्रति कोई भी शिकायत होती है, सॉरी प्रधानमंत्री के प्रति, तो इनकी जो निपटान होगा इनके शिकायत का, वो किसी को बताया नहीं जाएगा, ना किसी के सामने लाया जाएगा, बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से। मत क्यों? क्योंकि वह भारत के प्रधानमंत्री है। तो ये सारी कमियां हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा इस पर। कभी होगा मैं लेके आऊंगा वीडियो जरूर संविधान की आलोचनाओं पर, तब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि देखेंगे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके तहत भारत के संविधान की आलोचना बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से जिस तरह से चाहिए उस तरह से संविधान में नहीं दी गई है चीजें। खैर वो बाद की बातें हम लोग देखते हैं। इसे पीएम के खिलाफ शिकायत को, पीएम के खिलाफ शिकायत को निपटाने की बेहद अपारदर्शी विधि। ठीक, तो 4 इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमियां हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम में हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।